तो आई डिड फेस अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ चैलेंजेस देन, बट आई डिड गो टू थेरेपी. मेरे को हो रही थी डिप्रेशन, मुझे हो रही थी एंग्जाइटी, बिकॉज मैं करियर स्विच करके अपना फर्स्ट अटेम्प्ट फेल कर चुका हूँ. कि सर वाई यूपीएससी. सो मे बी द आंसर दैट आई गिव वो सबको अच्छा ना लगे. तो अगर आज एक डॉक्टर को यूपीएससी की तैयारी करनी है जेन्युइनली में, तो उसको क्या स्टेज से एक्चुअली में शुरू कर देना चाहिए? यू आर अनविलिंग टू पुट योर सेल्फ आउट देयर, तो हाउ विल यू डू इट इन द वर्ल्ड? आईआरएस जब छोड़ रहे थे तो ऐसा नहीं लगा कि जिस चीज़ के लिए दुनिया मर रही होती है वो आज मेरे पास है, मैंने अचीव करी है. दैट वाज द एंड गोल एट द एंड ऑफ द डे, और मैं उसे छोड़ने जा रहा हूँ. एक्चुअली मैं बताता हूँ हुआ क्या था. एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए यूपीएससी सही करियर है? मतलब दो चीज़ें हैं. तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था? इट्स नथिंग लाइक दैट. ठीक है, वो मॉक इंटरव्यू और एक्चुअल इंटरव्यू बहुत फर्क होता है. आप क्या मानते हो कि हार्डवर्क का ज़्यादा रोल था सक्सेस में, कि आईक्यू का ज़्यादा रोल है? हार्ड वर्क बीट्स इंटेलिजेंस, बट हार्ड वर्क कैन नॉट बीट. व्हाट वाज योर मेंटल कंडीशन एट दैट? ज़्यादा बड़ा जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम आई वाज. सो हाय एंड वेलकम टू द नचिकेत भाटिया शो. जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए डॉक्टर्स जिन्होंने कुछ नया किया अपार्ट फ्रॉम द कन्वेंशनल यूजी पीजी एसएस गेम, मैं उन जैसे सितारों को लेकर लाऊंगा आपके लिए. और आज भी मैं अपनी प्रॉमिस पूरा करने वाला हूँ. तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि वो आज के हमारे सितारे कौन हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना है. जो आज हमारे गेस्ट हैं उनकी जर्नी बहुत ही अलग रही है. ही हैज़ गॉट अ रैंक ऑफ नीट यूजी 70. उन्होंने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज यानी कि देश के सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लिया, और बीच में उनको रियलाइज़ हुआ कि आई थिंक कुछ अलग कर सकते हैं. एंड देन ही क्रैक्ड यूपीएससी विद अ रैंक ऑफ 297. उन्होंने आईआरएस की तरफ बढ़े, सपने बनाए बढ़िया, और उसके बाद उनको लगा कि नहीं, मेरी शायद जो ज़िंदगी है वो टीचिंग की तरफ जा सकती है. एंड टुडे ही इज़ वन ऑफ द राइजिंग स्टार्स इन आईएएस कोचिंग. आइए एक बार दिल पे हाथ रखकर स्वागत करते हैं डॉक्टर शिवेन का. वेलकम सर टू आवर शो. Hi Nachiket, and thank you for having me here, and thank you for that very, very generous introduction. I don't think I'm a rising star yet, but thank you for having me. डॉक्टर शिवेन, आई हैव रेड द कमेंट्स इन योर वीडियोस. बच्चे पागल हो रखे हैं इस वक्त, दे आर बिग फैंस ऑफ यू. एंड इससे पहले कि मैं आपकी यूपीएससी की जर्नी की बात करूं, मेरा सबसे पहला क्या, मुझे लगता है मेरी सारी ऑडियंस का वही सवाल होगा कि सर वाई यूपीएससी? मैमसी जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर यू कुड हैव अ वेरी गुड करियर इन द मेडिकल फील्ड. वाई यूपीएससी? So maybe the answer that I give वो सबको अच्छा ना लगे. There were a multiple number of reasons. पहले तो मुझे लगा कि like I always had an interest in biology, but not an interest in medicine. I think that is very different. Medicine में जब हम जाते हैं, जब मैं I started going to the hospital, तो वो मज़ा मुझे नहीं आया honestly. I did not enjoy that a lot, and I felt also कि government hospitals में there is that some level of apathy that exists. When you look at a patient there, वो जो experience है, you need to enjoy that experience to continue in medicine. बट मुझे उस एक्सपीरियंस में उतना मज़ा नहीं आया. एंड अलॉन्ग साइड आई वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. तो कॉलेज इज़ नॉट ओनली अबाउट द क्लासेस दैट आर देयर. तो वहाँ पर आई वॉज अ लॉट इन टू मॉडल यूनाइटेड नेशंस एंड यूथ पार्लियामेंट. एक्चुअली फाउंडेड द एमयूएन सोसाइटी इन मैमसी. तो फिर जब वो किया तो इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा स्कूल से भी करता था टूवर्ड्स हिस्ट्री, पॉलिटी, हाउ इंडिया इज़ एक्चुअली मेड इन द इंटरनेशनल रिलेशंस दैट वी हैव. Then I did a diploma in international relations while I was in medical college, and then I decided that maybe a different competitive exam is for me. मैंने पढ़ा about the profiles of civil servants, and then I decided to go there. तो कैसा रहा जब आपने वो स्टेप सोचा अपने दिमाग में, तो आपके आसपास पीयर्स, पेरेंट्स, उनका रिएक्शन कैसा रहा? बहुत ही वेरिड रिएक्शन था. My parents are also both doctors actually. तो मैंने मेडिकल की लाइफ देखी है फ्रॉम द स्टार्टिंग. लाइक आई हैव ऑलवेज सीन पीपल हु आर इनटू मेडिसिन. तो जब मैंने पहली बार अपने पेरेंट्स को बताया, दे वर वेरी सरप्राइज्ड दैट दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू. बट दे वर वेरी सपोर्टिव ऑफ इट. उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि यू डोंट डू दिस या आप कुछ डिफरेंट करो एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दे वर वेरी सपोर्टिव कि यू शुड गो फॉर दिस इफ दिस इज़ व्हाट यू वांट टू डू. एंड अभी ट्राई करके देखते हैं. बट हाँ, पीयर्स का रिएक्शन बहुत अजीब था. उनके लिए बहुत नई चीज़ थी मैमसी में. ऑल्दो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम मैमसी हु हैव मेड इट टू द आईएएस. बहुत सीनियर्स ने हेल्प भी करी, बट 250 लोगों के बैच में 2 या 3 लोग प्रिपेयर करते हैं. तो आई वॉज सॉर्ट ऑफ एन आउटकास्ट हु वॉज डूइंग दिस. बट पेरेंट्स का सपोर्ट वॉज ऑलवेज देयर, एंड दैट इज़ आई थिंक ऑल दैट मैटर्स. जब आप कुछ डिफरेंट करते हो,
you know, people who are not really your friends but your peers, they will always look at you differently, but that did not affect me a lot. मुश्किल तो लगा होगा स्टिल, एकदम से आप आउटकास्ट हो जाते हो एंड पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर थॉट प्रोसेस ऑन अ डेली बेसिस कि तो पागल है, तो यूपीएससी करने जा रहा है. एक्चुअली ज़्यादा इससे हुआ कि उस टाइम पे वही सैटरडे संडे को कल्चर यही था कि सब या तो भाटिया जाते थे या डैम्स जाते थे या कोई मैरो की कोचिंग कर रहा था, और मैं नहीं कर रहा था. तो इट फेल्ट आउट बिकॉज सर बातें भी उस बारे में हो रही हैं, राइट. एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट दिस कि आज ये पढ़ाया, ये पीजी में ये क्वेश्चन आएगा वगैरह, और मैं उधर से देख रहा हूँ कि मुझे नहीं करना. फाइनल ईयर में भी यही प्रॉब्लम थी कि लोगों को बहुत ज़्यादा आता था ऑब्वियसली, एंड मुझे नहीं आता था. मतलब यहाँ पर लोग यू नो दे आर ट्राइंग टू रीड अबाउट सबड्यूरल हेमेटोमास, और मैं यहाँ पर हाउ प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड पढ़ रहा हूँ उसी लाइब्रेरी में साइड में बैठ के. तो बहुत अजीब तो लगा, बट आई थिंक व्हेन यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, इट्स नॉट रियली, यू हैव टू गो पास्ट जो लोग आपको बोलते हैं. मतलब वो लोग क्या कहेंगे वाला नैरेटिव जो है वो इट्स ऑलवेज अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस. मैं आई बी लाइंग इफ आई से पीपल्स ओपिनियंस डोंट मैटर, बट इफ़ यू हैव टू डू समथिंग यू हैव टू लुक पास्ट इट. तो मैंने वही सोचा कि मे बी दिस इज़ अ ग्रेटर लाइफ. एक बहुत ही स्टूपिड बात बताता हूँ मैं आपको कॉलेज की, मतलब इट्स प्रॉब्ली नॉट ट्रू. तब मुझे लगता था कि वंस बस मैं यूपीएससी कर लूँ तो मैं सबसे ऊपर उठ जाऊँगा, एंड आई हैड दिस फीलिंग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. एंड वो दैट वाज अ वेरी बिग मोटिवेटर. ऑल्दो नाउ हैविंग मे बी एक्वायर्ड अ बिट मोर मैच्योरिटी, आई थिंक कि शायद ऐसे नहीं सोचना चाहिए, like every job is equally important, but तब ये फीलिंग ज़रूर आती थी that you know I will one day clear the exam and show these people. बट हाँ, मतलब वहाँ पर बहुत ऐसे था कि एवरीबडी हैज़ अ वेरी टनल विजन. मैमसी में मुझे लगता है दिस इज़ अ ट्रू फैक्ट. एवरीबडी हैज़ अ टनल विजन. आपने नीट यूजी कर लिया, अब आप पीजी निकालो, आप पीजी कर लिया, अब आप सुपर स्पेशलिटी करो, फिर आप जॉब लो, या तो गवर्नमेंट में या प्राइवेट में. दैट्स ऑल एवरीबडी थिंक्स अबाउट. बट देर आर सो मेनी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नाउ, लाइक पीपल आर डूइंग ग्रेट स्टार्टअप्स इन हेल्थ केयर, एजुकेशन इज़ सच अ बिग फील्ड. तो थोड़ा और डाइवर्सिफाई होना चाहिए. मुझे लगता है फैकल्टी कुड हैव मे बी टॉक्ड अबाउट दिस अ बिट मोर. आई रिमेंबर एक बार एक IAS ऑफिसर आए थे यहाँ पर सेशन लेने, आनंद सर. ही इज़ अ सीनियर हु इज़ इन द IAS एंड ही हैज़ हेल्प मी अ लॉट. ही इज़ फ्रॉम MMC ओनली. तो हमारी फैकल्टी बहुत खुश नहीं थी इस बात से कि कोई आके उनको डाइवर्ट कर रहा है. तो मुझे लगता है वो कल्चर थोड़ा सा रियली नीड्स टू चेंज अ बिट. तो वही बात होगी ना, ठुकरा के मेरा प्यार इतना काम देखेगी. नहीं, बट देन आई डिडंट कंटिन्यू इन द सर्विस. तो शायद मैंने ही आई बिलाइड माई ओन एक्सपेक्टेशंस. बट हाँ, मतलब अगर मैं कहूँ तो इट हैज़ बिन अ वेरी टमल्टुअस टॉपसी टर्वी जर्नी. पहले जब मेडिसिन को छोड़ा तो एक बार तो लगता था कि ये एक सिक्योर फील्ड तो है. मतलब मुझे लगा था कि मैं MMC से हूँ, मैं PG का एग्ज़ाम दूंगा, कहीं ना कोई ब्रांच मिल जाएगी, एक बेसिक लाइफ यू नो विल बी इंश्योर्ड. बट वो फीलिंग हमेशा से थी दैट दिस इज़ नॉट व्हाट. तो क्या मोटिवेशन लगी, कैसी क्या विजन लगी आपको अपने अंदर से कि नहीं यार, मे बी यूपीएससी कैन डू समथिंग बेटर विच मेडिकल कैन नॉट डू फॉर मी? इट वॉज एक्चुअली ओनली अबाउट इंटरेस्ट. मुझे मज़ा नहीं आ रहा था वहाँ पे. मतलब एंड मैंने मतलब आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू डू थिंग्स दैट आई एम नॉट इन्जॉइंग. अगर मेरे को इफ़ माई हार्ट इज़ नॉट इन टू इट तो मैं कर नहीं पाऊँगा उतने अच्छे से उस चीज़ को. मेडिसिन में एक बार मेरा मन उठ गया तो फिर वही है, मैंने हैरिसन छोड़ के उसकी गाइड बुक पढ़नी शुरू कर दी, है ना, पप्पू या कोई ऐसी छोटी बुक, या कभी ऐसे नोट्स निकाल लिए, ऐसे मैरो के नोट्स पढ़ लिए या भाटिया के नोट्स उठा के पढ़ लिए कि बस इससे मैं पास हो जाऊँ. एक बार वो जो कन्विक्शन थी वो ख़त्म हो चुकी थी. एंड आई एम नॉट लाइक, मुझे पढ़ने में जेन्युइनली मज़ा आता है, बट मुझे मेडिसिन पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा था. वहाँ पर मुझे बहुत मज़ा आ रहा था कि और पढ़ते हैं देश के बारे में, थोड़ा और जानते हैं. तो फिर धीरे धीरे वहाँ पर आने लगा. एंड देन आई ऑब्वियसली फेल्ट यूपीएससी इज़ अ मच डाइवर्स जॉब. मतलब अगर आप सिविल सर्विसेज की जॉब देखें वो काफ़ी डाइवर्स जॉब है. देयर यू कैन वर्क इन सो मेनी फील्ड्स एंड देर आर सो मेनी यू नो avenues in front of you. Like ultimately medicine में regardless of what you do, I feel you will only be treating one patient at a time, right? Which is a very important thing for society, but probably was not the best thing for me. सो यूपीएससी जब सोचा कि करना है तो कौन से स्टेज पर सोचा मेडिकल कॉलेज के? सोचा तो थर्ड ईयर में था, बट पहले सोचा कि खुद से करके देखते हैं. तो थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा था एक्चुअली. सीनियर से मिला, एक दो ऑफिसर से मिला, उनके ऑफिस में जाके रहा. My dad knew a couple of officers, तो I just stayed with them for a couple of days to see what their life is like. थोड़ी बुक्स देखी. बट जो थर्ड ईयर ख़त्म होता है तो दिसंबर में छुट्टी होती है MMC में. दैट वाज द मंथ व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड. तो तब मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करी और तब से फिर लेक्चर्स देखना शुरू कर दिए. तो थर्ड ईयर में और फाइनल ईयर में भी. फाइनल ईयर में फिर MMC में उस साल बहुत लोग फेल होने वाले थे, हुए भी, बिकॉज उस साल देयर वाज अ पर्टिकुलरली हार्श प्रोफेसर हु वाज इन चार्ज ऑफ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स. नाम नहीं लूँगा मैं. बट इसलिए फिर लास्ट के 6 महीने जब एग्ज़ाम आना था तो फिर छोड़ दिया. फिर इंटर्नशिप में दोबारा शुरू किया. एंड देन आफ्टर इंटर्नशिप आई गेव माई फर्स्ट अटैम्प्ट. मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ क्लियर यूपीएससी. देन इन द सेकंड अटैम्प्ट आई मेड इट. तो अगर आज एक डॉक्टर को यूपीएससी की तैयारी करनी है जेन्युइनली में,
तो सो क्या स्टेज से एक्चुअली में शुरू कर देना चाहिए? सो यू आर एक्चुअली एलिजिबल टू गिव द एग्ज़ाम ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप ऑल्सो, बट आई फील वो बहुत मुश्किल है बिकॉज इंटर्नशिप में बहुत और प्रेशर्स होते हैं. मतलब देर आर सम कॉलेजेस जहाँ पर इंटर्नशिप उतनी सीरियसली नहीं ली जाती, बट दिल्ली के कॉलेजेस में तो आई थिंक इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस. आपको ड्यूटी है तो आपको जाना है. तो आई वुड रिकमेंड दैट इफ़ यू हैव डिसाइडेड इट कैन बी आफ्टर इंटर्नशिप, 1 year आफ्टर इंटर्नशिप इट इज़ द बेस्ट टाइम. एंड आप पहले अपना फाइनल ईयर अच्छे से पास कर लो, बिकॉज मेरी तरह नहीं होना चाहिए कि सर्जरी के प्रैक्टिकल के एक दिन पहले मुझे जेन्युइनली लग रहा था मैं फेल हो सकता हूँ, और मैं होने वाला था. मतलब अगर मेरे 1-2 फ्रेंड्स मेरी उस रात को हेल्प नहीं करते तो मैं फेल हो जाता. तो क्योंकि मेडिकल कॉलेज इट सेल्फ इज़ वेरी डिफिकल्ट. बट 1-2 चीज़ें मैं कहूँगा कि मेडिकल कॉलेज में भी UPSC इज़ नॉट ओनली अबाउट कि मैंने ये किताबें रट ली, राइट. इट्स अबाउट जनरल अवेयरनेस ऑल्सो. दैट कैन बी कल्टिवेटेड इन मेडिकल कॉलेज. जब आप 3rd ईयर में हो, आप 2nd ईयर में हो, you need to look out at these things. You know, जनरल आपको क्यूरियोसिटी चाहिए अराउंड द वर्ल्ड एंड व्हाट इज़ हैपनिंग. अब जैसे दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर, और ये एक इंसिडेंट भी है, इफ़ यू आस्क मी आई विल शेयर इट, कि दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, बाकी स्टेट्स में गवर्नर होता है. तो दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों है? ये क्यूरियोसिटी आपकी पहले से हो तो एटलीस्ट यू फाइंड आउट अबाउट द वर्ल्ड. यू नो, यू स्टार्ट रीडिंग अबाउट द वर्ल्ड, स्टार्ट रियलाइजिंग व्हाट थिंग्स आर, एंड देन फाइनली जब आपकी इंटर्नशिप हो जाए, आई थिंक उसके बाद इंटर्नशिप के टाइम पे और इंटर्नशिप के बाद वाले ईयर में इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर, क्योंकि खाली टाइम चाहिए. इट हैज़ नथिंग टू डू विद मेडिसिन. क्यों है वैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर? बिकॉज दिल्ली इज़ नॉट अ फुल स्टेट. अच्छा. दिल्ली इज़ अ यूनियन टेरिटरी विद अ लेजिस्लेचर. तो दिल्ली को, स्टेटहुड ऑफ दिल्ली इज़ ऑल्सो अ डिमांड जो दिल्ली की गवर्नमेंट बहुत टाइम से कर रही है कि उन्हें एक फुल स्टेट का दर्जा दे दिया जाए. तो दिल्ली में जैसे जो पुलिस है या लॉ एंड ऑर्डर है, लैंड है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है. तो दिल्ली इज़ अ यूनियन टेरिटरी बट इट स्टिल हैज़ अ चीफ मिनिस्टर. सिमिलर एग्जांपल इज़ पौंडीचेरी. तो ये एक बार ऐसा हुआ था कि कॉलेज में मैंने रैंडमली अपने बैचमेट्स के सामने शो ऑफ करने के लिए ये पूछ लिया था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रही थी अबाउट सम टॉपिक ऑफ ENT आई थिंक, और मुझे कोई आइडिया नहीं था. तो किसी ने कह दिया कि तुम्हें ये नहीं आता, ये वो, दे वर डिमीनिंग मी. तो मैंने कहा तुम ये बता दो कि दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों है, तुम भी तो दिल्ली में रह रहे हो 20 साल से. तो बट ये प्रॉब्लम है भाई, टनल विजन वाली बात है, दैट यू विल स्टॉप केयरिंग अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू. मेरी किताबों में क्या लिखा है उसके बियॉन्ड भी बहुत बड़ी दुनिया है, राइट. एंड इफ़ यू डोंट थिंक अबाउट दोज थिंग्स, इफ़ यू डोंट थिंक अबाउट ग्रोथ, इफ़ यू डोंट थिंक अबाउट बिग थिंग्स दैट आर अराउंड यू, दे विल नेवर कम टू यू. तो आपको ऐसा क्यों लगता है, मतलब आपको ऐसा क्यों लगा कि यहाँ बहुत ही क्लोज्ड विजन है? मतलब देखो 2-3 फैक्टर्स हैं. अगर मैं सारे स्टेक होल्डर्स देखूँ तो एक तो फैकल्टी का रीज़न है. नाउ आई कैन से इट ओपनली नाउ दैट आई एम नॉट इन द मेडिकल फ्रेटर्निटी. मतलब मैं आपको एक इससे भी इंसिडेंट बताता हूँ. फर्स्ट ईयर में 15 दिन हुए थे कॉलेज में. 1 सितंबर को स्टार्ट हुआ था. इट वॉज 15 सितंबर और समथिंग. और मैं डिबेटिंग इज़ समथिंग दैट आई बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड, राइट. तो मेरे को एम्स में जाना था पल्स में इन अ एक्सटेम्पोर इवेंट. इतना नया था मैं कॉलेज में कि मुझे लगा था ये तो स्कूल ही है. मुझे नहीं पता था कि स्कूल ऐसे कॉलेज में परमिशन नहीं लेनी होती. तो मैंने अपनी एनाटमी की HOD से परमिशन मांगी कि मैम कैन आई गो. तो कहती कोई, यू डोंट हैव टू आस्क फॉर परमिशन, आपकी बस अटेंडेंस कटेगी. मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 75% चाहिए, ऑल्दो बड़ी मुश्किल से बाद में पूरी हुई मेरी 75%. आई वेंट देयर, मैंने अपना क्लास छोड़ी एंड आई वन दैट इवेंट. फर्स्ट ईयर का बच्चा, 15 दिन हुए कॉलेज में, साइनैप्स में आई वन दी एक्सटेम्पोर, फर्स्ट एवर इवेंट आई डिड. कोई रिकॉग्निशन नहीं थी इस बात की इन माई कॉलेज. दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम. मतलब आई डोंट यू इनकलकेट दीज थिंग्स. मुझे अटेंडेंस की भीख क्यों मांगनी पड़ रही है? इफ़ आई एम मेकिंग द कॉलेज प्राउड, वहाँ कोई देख रहा है ना कि मैमसी का बच्चा आगे जीत के गया है, दैट नीड्स टू हैपन. फिर मैंने डिबेट सोसाइटी बनाई. देयर वॉज अ टाइम इन 2nd and 3rd ईयर के दिल्ली के किसी भी मेडिकल कॉलेज में कोई भी डिबेट इवेंट वॉज ओनली वन बाय अ मैमसी पर्सन, बिकॉज वी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चर, बट इट वॉज नेवर अप्रिशिएटेड. एक तो ये है, और दूसरा आई थिंक वो PG की रैट रेस है कि मुझे बस PG निकालनी है. तो जब आप वो सोचने लग जाते हो, बाकी चीज़ें बिकम इरेलेवेंट टू यू, क्योंकि इस मतलब हर डिसीजन के बाद आप सोच रहे हो ये मुझे PG में हेल्प करेगा क्या. और अगर आप वैसे सोचोगे तो आपकी बहुत पॉसिबिलिटीज़ क्लोज हो जाती हैं. तो एटलीस्ट यू नीड टू कीप योर माइंड ओपन कि यार और भी तो चीज़ें हो सकती हैं. लाइक टुडे आई फील, जैसे आपने वेरी रिस्पेक्टफुली यू हैव पुट एंड वेरी हम्बली आई विल डिनाई इट दैट आई एम अ राइजिंग स्टार इन द इंडस्ट्री, बट आई थिंक अ लॉट ऑफ दैट हैज़ टू डू विद हाउ आई हैव बिन स्पीकिंग सिंस आई वॉज इन 4th grade एंड हाउ आई हैव ऑलवेज केप्ट ओरेटरी ऑन माई साइड, राइट. वो अगर मैं छोड़ देता कॉलेज में तो शायद आज मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं ऐसे 10-10 घंटे क्लास ले सकता हूँ. वो नहीं होता अगर वो मैं छोड़ देता. तो अगर मैं भी PG की रेस में आ जाता तो आई थिंक अपने टैलेंट्स को भी लोग दे सॉर्ट ऑफ लेट इट गो. एंड फैकल्टी और सिस्टम की तो प्रॉब्लम है ही. तो बेसिकली एजुकेशन के साथ स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एजुकेशन इज़ समथिंग यू कैन लर्न इवन लेटर. मतलब आप मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ते हो, अल्टीमेटली like you will learn from 1st year to final year, but then you will go to a branch and a lot of that will become irrelevant. A lot of that will become irrelevant. और फिर उस branch में भी अगर आप super specialty कर लोगे तो a lot of that will become irrelevant, right? But your skills stay with you. If you know how to talk to somebody or convince somebody, you know how to dress well,
this will always show in front of your patients. And this is something that my father also says, कि competence is important in practice. It is A, B, C, that's what he says. It's one, availability. पहले आप हो. Second, आप behavior अच्छा हो आपका. Your soft skills are good. The patient should feel that, you know, he is meeting someone who is worth their time. And third, competence है. Competence important है. बट आप पहली दोनों चीज़ों को स्किप नहीं कर सकते. और वो स्किल्स आपके कॉलेज में ही डेवलप होते हैं. इफ़ यू आर ओनली थिंकिंग कि कॉलेज में मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ूंगा या मैं पार्टी करूंगा, विच डज नॉट डेवलप, वो इंपॉर्टेंट है बट कोई स्किल नहीं डेवलप होता उससे. सोशल चीज़ें डेवलप हो जाती हैं. हाँ, सोशल डेफिनेटली चीज़ें डेवलप हो जाती है. बट लाइक इफ़ यू आर अफ्रेड टू पुट योर सेल्फ आउट देयर इन कॉलेज, जो सेफेस्ट एनवायरनमेंट है, राइट. कॉलेज में अगर आप डिबेट में यू डू अ वेरी बैड जॉब तो भी क्या हो जाएगा, वो बहुत सेफ एनवायरनमेंट है. अगर आप उसमें भी खुद को यू आर अनविलिंग टू पुट योर सेल्फ आउट देयर, तो हाउ विल यू डू इट इन द वर्ल्ड. मुझे लगता है कि वहाँ पर थोड़ा लिटिल बिट ऑफ रिफॉर्म इज़ नीडेड. सो आप अपनी सक्सेस को, एजुकेशन को ज़्यादा अहमियत देंगे कि स्किल को ज़्यादा अहमियत देंगे? मैं पहले तो इसको सक्सेस ही नहीं बोलूँगा. अभी आई थिंक आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो. कम ऑन यार, मतलब मैं मानता हूँ कि दैट व्हाट्स योर एज राइट नाउ? आई एम 27. तो 27 में इतना कुछ कर रहे हो यार. Well, I think Imagine that. I still can do more, but I think whatever the journey has been, I think firstly I would say it's my parents who have always been very very supportive. ऐसे UPSC की जॉब छोड़ना, IRS की जॉब छोड़ना, मतलब उसमें मतलब some of my relatives still don't know that I've left it because they will probably not approve of it. But my parents were very supportive. And otherwise the other thing that I would say is I'm never satisfied with my work. मतलब मुझे कभी नहीं लगता that I've done a good job, मज़ा आ गया, चलो ख़त्म. I always, maybe like this is a bad thing also, like, you know, precludes you from happiness, but I always feel कि यार थोड़ा और कर सकते हैं, और बेटर हो सकता है, ये क्यों नहीं कर सकते. आई थिंक वो एबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आपने वैसे देखा जाए तो लाइफ के हर मोड़ पे एक बहुत रिस्की डिसीजन लिए है. सो फार इसके मतलब कि मैं कहूँगा कि चांसेस ऑफ यू नो विनिंग वाज ऑलवेज लेस देन 10%. फेयर इनफ. मतलब मेडिकल छोड़ के यूपीएससी छोड़कर मतलब आईआरएस छोड़कर फिर फैकल्टी बनना. करेक्ट. तो आईआरएस जब छोड़ रहे थे तो ऐसा नहीं लगा कि जिस चीज़ के लिए दुनिया मर रही होती है वो आज मेरे पास है, मैंने अचीव करी है, दैट वाज द एंड गोल एट द एंड ऑफ द डे, और मैं आज से छोड़ने जा रहा हूँ. एक्चुअली मैं बताता हूँ हुआ क्या था. जब मैंने अपना इंटरव्यू दिया था यूपीएससी का, उसके बाद भी मैंने थोड़ा टाइम पढ़ाया था. सो बिफोर द रिजल्ट बट आफ्टर द इंटरव्यू 2 महीने होते हैं, उन 2 महीने में मैंने एक कोर्स पढ़ाया था. और रिजल्ट आने के बाद और लबासना जाने से पहले भी मैंने एक कोर्स पढ़ाया था. तो मुझे पता था व्हाट टीचिंग फेल्ट लाइक. फिर मैंने कहा मैं ठीक है, मैं लबासना जाता हूँ, अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ, एंड देन आई विल डिसाइड व्हाट लबासना फील्स लाइक एंड व्हाट द गवर्नमेंट सर्विस फील्स लाइक. मुझे ज़्यादा मज़ा टीचिंग में आया. आई सैट डाउन एंड एवेलुएटेड. आई थिंक टीचिंग वॉज मोर फन. एंड जैसे मैं आपको कह रहा हूँ वही नैरेटिव है वो, जिसमें ज़्यादा मज़ा आएगा वो करेंगे. मे बी इट्स ऑल्सो बिकॉज आई हैव दिस प्रिविलेज टू टेक दीज डिसीजंस. ये रिस्की डिसीजंस लेना आसान नहीं होता इफ़ यू आर नॉट कमिंग फ्रॉम अ प्रिविलेज बैकग्राउंड. बट माई पेरेंट्स हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी. तो आई रिमेंबर माई डैड टेलिंग मी वंस कि यार ये रिस्की डिसीजन है, बट अगर तू भी नहीं ले सकता रिस्क तो मेरा काम 30 साल से आई हैव बिन वर्किंग, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ मी वर्किंग एंड बिकमिंग अ डॉक्टर एंड टॉयलिंग. सो ही वॉन्टेड टू बी अ क्रिकेट प्लेयर. ही इज़ अ वेरी वेरी गुड क्रिकेट प्लेयर, बट ही लेफ्ट इट. सिलेक्शन होने के बाद भी लाइक नहीं मुझे मेडिकल करना है, बिकॉज ही डिड नॉट हैव दैट प्रिविलेज टू टेक दीज रिस्की डिसीजंस. सो ही टोल्ड मी दैट यू हैव दिस प्रिविलेज एंड गो फॉर इट. एंड वंस योर फादर टेल्स यू कि हाँ कर लो, उसके बाद तो फिर इट्स ओनली ऑन यू. तो मुझे लगा मज़ा उसमें ज़्यादा आ रहा था तो वो कर लेते हैं. बट ऑनेस्टली आई थिंक आई टुक द राइट डिसीजन राइट नाउ. मतलब मुझे अभी तक तो यही लगता है दैट आई टुक द राइट डिसीजन. मुझे रॉक स्टार वाली फीलिंग आती है क्लास में. आई फील क्या है, मतलब इट इज़ द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड. मुझे आई थिंक मैं बातें भी बहुत ज़्यादा करता हूँ, अभी मैं बोले जा रहा हूँ तो वो तो मेरी प्रॉब्लम है ही. तो आई थिंक दैट इज़ वो जो मज़ा है, अच्छे फैकल्टी की निशानी होती है. बट वो जो मज़ा है ना बात करने का वो और पढ़ाने का, टू एक्सप्लेन अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट. तो मुझे पढ़ना पसंद है, और पढ़ना जब आपको प्रेशर के साथ ना हो कि मुझे एग्ज़ाम देना है इसके लिए पढ़ना है, प्रेशर इस चीज़ का हो कि मुझे औरों को समझाना है, तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड. और जितना मज़ा वहाँ है आई डोंट थिंक मुझे और कहीं आ सकता है. अगर मैं आपसे पूछूं कि आज अगर एक मेडिकल स्टूडेंट 3rd ईयर में यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहा है तो उसके लिए स्ट्रैटेजी आप क्या एडवाइस करेंगे? मैं ये क्वेश्चन पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि अब मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अर्ली स्टेज से पूछते हैं कि सर सिमिलर थिंग दैट यू एक्सपीरियंस कि यार मज़ा नहीं आ रहा. ठीक है, बिकॉज मुझे लगता है हमेशा कि डॉक्टरी ना अंदर से आती है. अगर आपको पेशेंट के साथ खड़े होकर उसको ट्रीट करने की, उसके साथ एक एम्पथाइज करके उसे ट्रीट करने की ना गेम बने ना तो मज़ा नहीं आता. सो इस बार बहुत बच्चे आते हैं मेरे पास कि यार यूपीएससी बता दो, टेल अस एमबीए, टेल अस हेल्थ टेक कैसा है एंड एवरीथिंग. सो आई टेल देम कि आपको जब तक
एक्सपीरियंस नहीं कर रहे तब तक आपको शायद समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कॉर्पोरेट गेम इज ऑल्सो अ वेरी डिफरेंट गेम. आई एम श्योर यूपी इज ऑल्सो अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. 100%. तो उसके लिए आप क्या स्ट्रैटेजी एडवाइस करेंगे? मतलब पहले तो आई थिंक पर्पस शुड बी क्लियर एंड डोंट टेक दिस डिसीजन इन हेस्ट. कि जैसे मैंने ये डिसाइड करने के लिए कि मुझे यूपीएससी करना है 6 महीने लगाए थे. आप आराम से एक्सप्लोर करो. मतलब यू फर्स्ट लुक एट द लास्ट स्टेज. मतलब लोग क्या सोचते हैं कि मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दे दिया, ये मेरी भी गलती है. एग्ज़ाम क्लियर करना है, एग्ज़ाम के बाद में क्या करूँगा इसका कोई विजन नहीं है. तो पहले यू नीड टू लुक एट दैट लाइफ. और अब आफ्टर यूट्यूब एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स देर इज़ सो मच अपॉर्चुनिटी आउट देयर. तो पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आपको ये करना है एंड टेक इनफ टाइम विद इट. टॉक टू एज मेनी पीपल एज यू कैन, कोल्ड कॉल देम, ईमेल देम. वो आप अपॉर्चुनिटी यूज़ करो अपनी जो भी आपके पास है. उसके बाद व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट, तो जब आप व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट देन यू विल रियलाइज के देर इज़ अ स्ट्रक्चर्ड वे टू गो अबाउट इट. दिस हाउ टू रीड अबाउट यूपीएससी इज़ द रीज़न माई यूट्यूब चैनल इज़ फंक्शनिंग. वो पूरा चैनल यही है कि ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है. उसमें और कुछ भी बात नहीं करी गई है. मतलब आई थिंक कुछ 200 वीडियोस होने वाली हैं, उन सब में यही बात है, सम वे और दी अदर. बट आई थिंक देर इज़ अ प्रोसेस. देर आर फ्यू सब्जेक्ट्स दैट यू स्टार्ट विद. यू स्टार्ट विद पॉलिटी एंड हिस्ट्री, उनकी बुक्स हैं. कोचिंग ऑफ कोर्स इज़ अ वे टू गो, बट मैं डेफिनेटली ये रिकमेंड करूँगा दैट बिफोर टेकिंग कोचिंग यू शुड ट्राई रीडिंग इट ऑन योर ओन. मतलब एटलीस्ट वो बुक्स खुद से पढ़ के देखो. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई वुड से इफ यू आर इन थर्ड ईयर, डोंट बी इन अ हरी. बिकॉज आप अपना अटेम्प्ट इंटर्नशिप के बाद ही देने वाले हो, तो जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है. टेक योर टाइम विद इट, बी मोर क्यूरियस अबाउट इट. जैसे अब मान लो आप पॉलिटी में यू आर रीडिंग अबाउट लेट्स से द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वो बुक में तो एक लिमिटेड सी अंडरस्टैंडिंग होगी. बट देर आर ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, जहाँ पर जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रही थी तो वहाँ पे यार फाउंडिंग फादर्स वो डिबेट्स दे वर हैविंग, वो डिबेट्स हो रही थी. उस पर राज्यसभा टीवी पे एक सीरीज़ भी है, राइट. तो यू कैन बी मोर एक्सप्लोरेटिव, फाइंडिंग आउट हाउ मच यू लाइक दिस. पहले वो डिसीजन जब हो जाए देन यू कम टू माई यूट्यूब चैनल एंड लुक एट द वीडियोस. समझ आ जाएगा. तो अगर मैं आपसे लेकिन एक दोबारा से एक ब्लंट सवाल पूछूं, क्या आपको लगता है कि मेडिकल स्टूडेंट के लिए, दिस इज ऑफ कोर्स नॉट अ पर्सनल क्वेश्चन, कि ऑल्दो आपने करा, यू टुक अ डिफरेंट ब्रांच, बट मुझे ऐसा लगता है कि दैट यू आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन, यू आर क्यूरियस अबाउट हाउ द कंट्री इज वर्किंग. 100%. ठीक है. उसके बाद यू आर क्यूरियस अबाउट, आपको मज़ा आता था, फैकल्टी बने, आपको टीचिंग मज़ा आने लग गया. बट क्या जेन्युइनली में एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए यूपीएससी सही करियर है? मतलब दो चीज़ें हैं. एक तो है टूवर्ड्स, देखो एक है एग्ज़ाम. एग्ज़ाम कितना डिफिकल्ट है. तो डॉक्टर्स हैव अ मच हायर सिलेक्शन रेट देन एवरेज. आई थिंक 6% डॉक्टर्स एग्ज़ाम देते हैं जितना मुझे याद है यूपीएससी के एनुअल रिपोर्ट से, और 13-14% डॉक्टर सेलेक्ट होते हैं. तो डिसप्रपोर्शनेटली हायर नंबर है डॉक्टर्स का सिलेक्ट होने का, बिकॉज वी आर यूज टू स्टडिंग लॉन्ग आवर्स. ये आपको मेडिसिन सिखा देती है कि रॉबिन्स इतनी मोटी आपको चाटनी है. रॉबिन्स जितनी का जब एग्जाम होता है राइट, रॉबिन्स जितनी मोटी बुक नहीं है यूपीएससी में एक भी. सारी बुक्स मिला के भी फाइनल ईयर की किताबें बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दी एंटायर यूपीएससी सिलेबस. तो ये तो डेफिनेटली है कि आप एग्ज़ाम देने में देर इज़ एन ईजियर प्रोसेस. बट उसमें दो चीज़ें हैं. अब एक तो आप निकाल लो एग्ज़ाम, तो फिर नो वो तो बेस्ट ही है. बट नहीं भी निकालो तो मेडिसिन में एक बहुत मेजर एडवांटेज है दैट यू हैव अ वेरी गुड करियर टू फॉल बैक ऑन. मतलब योर मेडिसिन विल नॉट गो अवे फ्रॉम यू. आपको आपसे एमबीबीएस आपकी छीन नहीं सकता है. एंड मेडिकल साइंस इज ऑल्सो अवेलेबल एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन यूपीएससी. तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है, प्रोवाइडेड दैट यू सेट अ टारगेट कि मैं 2 साल तक दूंगा. अगर नहीं हुआ 2 साल बाद तो आई विल गो बैक टू पीजी. एट बेस्ट यू विल गेट सिलेक्टेड, एट वर्स्ट यू विल लूज 2 years ऑफ योर लाइफ, जो वैसे भी ड्रॉप में यहाँ वहाँ लूज हो जाते हैं. बट इट्स एन अपॉर्चुनिटी वर्थ ट्राइंग दैट. बट वापस आया जाता है. एक बार यूपीएससी की जर्नी में निकल गए तो मेडिकल वापस आया जाएगा. डिपेंड्स अ लॉट ऑन योर ऑप्शनल. आई थिंक अगर आपने मेडिकल साइंस ऑप्शनल लिया है तो आप बहुत आराम से वापस आ सकते हो. एंड अगर आप कॉन्शियसली पहले आपने डिसाइड किया हुआ है, आई थिंक ये प्लान बी वाली चीज़ यूपीएससी में बहुत लोग नहीं सोचते. इफ़ यू हैव कॉन्शियसली डिसाइडेड कि मेरा नहीं हुआ तो आई विल कम बैक, तब 100% आई थिंक देयर इज अ वे टू. आपके पास था प्लान बी? हाँ, लाइक सो माई प्लान बी वॉज, जैसे जब मैंने एमबीबीएस ख़त्म की, अपनी इंटर्नशिप ख़त्म करी, तो आई वर्कड इन द मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री एक्चुअली अपने डैड के हॉस्पिटल में. एंड इट्स नॉट हिज हॉस्पिटल, द हॉस्पिटल वेयर ही वॉज वर्किंग. वहाँ पर मैंने मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री में काम किया. जो पेशेंट्स दे यूज्ड टू कम फ्रॉम अफ्रीका, मिडल ईस्ट, वो आते थे, उनके साथ आई यूज्ड टू लिएज़ॉन एंड यू नो गेट देम टू आवर हॉस्पिटल. तो मैंने ये देखा कि मेरे को शायद कोर मेडिसिन में इंटरेस्ट नहीं है, बट मेडिसिन की मैनेजमेंट में बहुत इंटरेस्ट है. तो अगर 2 साल में मेरा नहीं होता तो 100% या तो मैं टीचिंग में ही रहता, और वो नहीं वर्कआउट करता तो आई वुड हैव गॉन एंड डन एन MBA एंड वर्कड इन मेडिकल मैनेजमेंट और मास्टर्स इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, समथिंग लाइक दैट.
तो ये बात यूपीएससी पे फुल ब्लोन जाने से पहले डिसाइड हो चुकी थी कि नहीं हुआ तो, बिकॉज इट्स अ 1% सिलेक्शन रेट, इट्स वर्थ अ शॉट, बट अब नहीं हुआ तो क्या, तो मैं पहले डिसाइड कर लिया था मतलब उस हिसाब से। सो आपके हिसाब से एक स्टूडेंट को एवरेज कितना टाइम लगता है प्रिपरेशन में कि वो फर्स्ट टाइम में यूपीएससी निकाल सके? देखो फर्स्ट टाइम में तो आई डोंट थिंक यू कैन गारंटी इट, आई मीन लोग निकालते भी हैं। आई थिंक इट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गाइडेंस। जैसे अब हम यही बात कर रहे थे, पैथ में रॉबिन्स है तो पता है रॉबिन्स ही है। यूपीएससी में ऐसी बहुत जगह हैं जहाँ पता ही नहीं है कि ये पढ़ना है, अच्छा, मतलब बिकॉज इट इज़ सो डायनेमिक। टेक्स्ट बुक्स नहीं होती? टेक्स्ट बुक्स हैं हाँ, बट कई सब्जेक्ट्स के लिए नहीं भी हैं। अब जैसे एक सब्जेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस, हाउ कैन यू हैव अ टेक्स्ट बुक फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस? समथिंग विल चेंज टुडे, राइट? आज ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैज सेड दैट आर डिसएंगेजमेंट विद चाइना हैज रीच्ड 75%. दिस हैज हैपेंड टुडे, दिस कैन नॉट बी इन अ टेक्स्ट बुक, राइट? तो अगर किसी के पास गाइडेंस हो, लेट्स से मेरा छोटा भाई हो, आई डोंट हैव अ यंगर, लेकिन मान लो मेरा छोटा भाई हो एंड आई एम गाइडिंग हिम कॉन्स्टेंटली, तो मुझे लगता है 1 ईयर ऑफ प्रिपरेशन, और 1 ईयर का ये एग्जाम साइकिल है कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 1 साल उसमें लगता है, तो 2 साल टोटल विद हिज बेस्ट एफर्ट एंड माई बेस्ट एफर्ट विल गिव हिम अ वेरी गुड चांस. नॉट द गारंटी दैट he'll get selected, बहुत वेरिएबल्स हैं, बट आई थिंक 1 complete year of preparation आफ्टर यू नो what to do. कई लोग 3-4 साल इसमें लगा देते हैं, मैंने भी 1-2 साल इसमें लगाए हैं, नोइंग what to do. अब उसमें आपको जितना टाइम लगे वो लगे. का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था? और मैं एक्चुअली मैं एक दो क्वेश्चंस जानना चाहूँगा जो आपसे पूछे गए, क्योंकि मैंने आई थिंक मुझे मज़ा आता है बिकॉज आई थिंक दे आस्क्ड यू अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस. तो मैंने दिव्य कीर्ति सर के काफ़ी वो मॉक इंटरव्यूज देखे हैं जिस पे वो थोड़ी सी बातें करते हैं ना. आई एंजॉय इट. राइट राइट. आप अपना एक्सपीरियंस बताओ. तो एक तो इट्स नथिंग लाइक दैट. ठीक है, वो मॉक इंटरव्यू और एक्चुअल इंटरव्यू बहुत फ़र्क होता है. उस दिन आप मतलब यू आर फेसिंग प्रॉब्ली द मैक्सिमम एंग्जाइटी यू विल एवर फेस इन योर लाइफ, है ना? मतलब ऐसे बाहर वेट करना पड़ता है रूम के, और उस टाइम पे बहुत बुरी हालत होती है. तो पहले तो दे नेवर आस्क्ड मी एनी क्वेश्चन ऑन व्हाई यू आर कमिंग फ्रॉम MBBS टू UPSC, विच इज़ अ क्वेश्चन आई डिड नॉट वांट एंड आई डिड नॉट गेट. मेरे डैफ में मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस फॉरेन सर्विस थी, और आपका ना एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसमें आप अपनी प्रेफरेंसेस, अपने फादर मदर का प्रोफेशन, अपनी हॉबीज़, सब कुछ पहले से लिख के देते हो. तो बोर्ड पहले 5 मिनट वो पढ़ता है, फिर आपको अंदर बुलाता है, और मोस्ट क्वेश्चंस उसके अराउंड दे आर देयर. तो मैंने एक डिप्लोमा किया हुआ था इंटरनेशनल रिलेशंस में, और एक MUN किया हुआ था साउथ चाइना सी पे. लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर वॉज टेकिंग माई इंटरव्यू, और उन्होंने पहला क्वेश्चन ही पूछा कि ऐसे देख के, एंड दिस वॉज मोस्ट कैरी मोमेंट फॉर मी, देख के कहा कि ओ डिप्लोमा इन IR MUN इन साउथ चाइना सी, सो यू आर एन एक्सपर्ट ऑन चाइना. और आई वॉज कि भाई ये आदमी मतलब कितनी ज़्यादा सीनियर लोग हैं वो, और ही इज़ टेलिंग मी कि आप एक्सपर्ट हो. तो ही इज़ लाइक व्हाट इज़ लेफ्ट राइट इन चाइनीज़ पॉलिटिक्स. मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो मैंने कहा सर आई डोंट नो. फिर उन्होंने खुद ही मुझे बताया. देन द एंटायर डिस्कशन वॉज ऑन चाइना, हाउ आर डिफेंस बजट वर्सेज द चाइनीज़ डिफेंस बजट वॉज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैज सेड. इस बारे में डिस्कशन थी. तो ही देन द रशिया यूक्रेन वॉर वॉज डिस्कस्ड. तो मेन क्वेश्चंस जो चेयरमैन सर थे उन्होंने तो इसी बारे में पूछे. 2 इंटरेस्टिंग जो बहुत सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट्स हैं वो बताता हूँ. तो मैंने अपने कॉलेज में टर्न कोड डिबेटिंग शुरू की थी. टर्न कोड डिबेटिंग इज़ कि मैंने आपको एक टॉपिक दिया, आप 1 मिनट फॉर बोलो, 1 मिनट अगेंस्ट बोलो, और फिर लास्ट 1 मिनट में या तो यू सम अप या फिर से फॉर या अगेंस्ट चूज़ कर सकते हो. लाइक यू हैव टू स्विच, और आपको टॉपिक 3 मिनट पहले मिलता है. 3 मिनट में आप प्रिपेयर करो, फिर 3 मिनट बोलो, फॉर अगेंस्ट समरी या फॉर अगेंस्ट फॉर. तो ये लिखा हुआ था मेरे डैफ में. तो उन्होंने पहले तो बोला कि व्हाट इज़ टर्न कोड डिबेटिंग, तो मैंने बता दिया. तो वहाँ पर पता नहीं उन्हें या तो अच्छा लग गया या जो भी है, दे गेव मी अ टॉपिक देयर इन द UPSC इंटरव्यू. दे गेव मी अ टॉपिक फॉर टर्न कोड डिबेटिंग. दे सेड कि अभी करो. तो ही वॉज अ मेंबर, ही वॉज नॉट द चेयरमैन. चेयरमैन सर ने कहा कि नॉर्मल टर्न कोड में तो 3 मिनट का टाइम मिलता है, अब हम थोड़ी 3 मिनट वेट करेंगे. तो दैट वॉज अ मोमेंट ऑफ ट्रूथ फॉर मी. अब या तो मैं कह सकता था कि सर आई एम नॉट गोइंग टू डू इट. मैंने कहा नहीं सर, आई विल डू इट. सो द टॉपिक आई गॉट वॉज द गवर्नमेंट दैट गवर्न्स द लीस्ट इज़ द बेस्ट गवर्नमेंट, एंड आई हैड 5 seconds टू थिंक. तो मैंने ऐसे ही बस स्टार्ट किया कि फर्स्ट आई सेड दैट गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस बीइंग इन बिजनेस. गवर्नमेंट इज़ मेयरली अ रेगुलेटर. I talked about minimum government, maximum governance, which the Honorable Prime Minister also says. State exit, socialism with restricted entry to marketism without exit. वही UPSC के keywords वहाँ पर पहले. फिर उन्होंने कहा okay now switch. So when I switched, then I was like that government who governs the least in healthcare, who governs the least in education, who governs the least in infrastructure is the worst government. These are things that are core government jobs. And lastly I summed up with that government who governs the least in some areas and the most in some areas is the best government.
That was pretty impressive. Like that was, I think, a very good moment for me. And मुझे वहाँ लगा that my interview is going pretty well. And I am not a Jat, by the way, but मेरा नाम चौधरी है. तो मुझसे ये पूछा गया कि okay, you are a Chaudhary from Haryana. What do you think about खाप पंचायत्स? Now that was also a controversial moment. But मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो एंथ्रोपोलॉजी था. तो मैंने एंथ्रोपोलॉजी यूज़ करके एक एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी कोट करी, सेइंग दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. ऐसा ऐसा हुआ है अबाउट खाप पंचायत्स, वाई दे हैव इवॉल्व्ड. And the government has actually used khap panchayats to make beti bachao beti padhao better. They have been roped in for awareness. तो मैंने वो चीज़ वहाँ पर कोट करी, which was something very weird for me to know, but मुझे पता था, तो मुझे वो एक बहुत अच्छा मोमेंट लगा अपने इंटरव्यू में. तो वो थोड़े हाई प्रेशर मोमेंट्स थे. अदरवाइज ऑफ कोर्स देयर आर क्वेश्चंस यू डोंट नो ऑल्सो. जैसे मेरे से फार्मास्यूटिकल्स में बोरैंड एग्जाम्शन पूछा गया था अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉ. मुझे आज भी नहीं आता, मुझे तब भी नहीं आता था. तो मैंने सीधा मना कर दिया. बट अदरवाइज इट वाज अ फन इंटरव्यू. Do they take it as a negative sentiment जब आप मना करते हो कि you don't know a question? See, I don't know what the board actually thinks about. वो आपको पता नहीं चलता. मैंने जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जिनको थोड़े बहुत को मैं जानता हूँ उनसे जो पूछा है, देयर ओपिनियन इज़ कि आप मना कर दो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. हाउ कैन यू पॉसिबली नो एवरीथिंग अंडर द सन. बट अब अपने कोर डिसिप्लिन से कुछ मना मत करो. जैसे मैंने डिप्लोमा इन इंटरनेशनल रिलेशंस वहाँ लिखा हुआ है, और फिर मैं IR के बेसिक क्वेश्चंस कि इंडिया में G20 की क्या प्रायोरिटीज़ है वो आंसर नहीं कर पा रहा, दैट इज़ अ नेगेटिव. या मैं झूठ बोल दूँ, मतलब आई ब्लफ इन द इंटरव्यू, मुझे नहीं आता है, आई ब्लफ इट एंड दे नो दैट आई एम लाइंग. सो प्राइवेट सेक्टर का इंटरव्यू बहुत डिफरेंट होता है. प्राइवेट सेक्टर का इंटरव्यू इज़ कि आप अपने स्किल्स को बोस्ट करते हो. गवर्नमेंट सेक्टर के इंटरव्यू में आई थिंक दे आर ट्राइंग टू चेक योर इंटेग्रिटी, योर अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ऑनेस्टी है बंदे में, लीडरशिप स्किल्स हैं या नहीं. तो आप झूठ मत बोलो, नहीं आता तो आप मना कर दो. And how you say no is also important. I don't know versus I am not able to recall at the moment, or sir I'm sorry I don't know but I will read up in the future. These are three very different ways to say no, right? तो वो भी बहुत I think matter करता है. But all in all, अगर आपको एक टॉपिक नहीं आता doesn't matter, but झूठ मत बोलो basically. बल्कि झूठ नहीं बोलना, हाँ. बेवकूफ़ नहीं बनाना, नहीं Right. आता तो just own up to your shit कि यार नहीं आता, Right. it's okay. And it's also showing integrity ना, कि हाँ मुझे नहीं पता, मतलब you are saying openly कि मुझे नहीं पता on probably the most important day of your life. एंड जब ये पहला ही क्वेश्चन मुझे नहीं आता था तो ऑब्वियसली आपको बुरा लगता है, बट आई हैड डिसाइडेड कि मैं इधर उधर की बात नहीं करूँगा. नहीं पता तो नहीं पता. आपने ऑप्शनल मेडिकल क्यों नहीं लिया? अगेन मज़ा नहीं आता मुझे मेडिकल पढ़ने में. तो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ ये वाला ना, माइट साउंड सिली, बट यू आर एन इंटेलिजेंट गाय, यू आर अ हार्ड वर्किंग. आई होप सो. आई मीन यू आर डूइंग एब्सोल्युटली वंडरफुल राइट नाउ यार. बट आप क्या मानते हो कि हार्ड वर्क का ज़्यादा रोल था सक्सेस में कि IQ का ज़्यादा रोल है? very difficult question to answer I think, but I would say that hard work beats intelligence, but hard work cannot beat hard work with intelligence. Of course it has a role to play. I mean simple सी बात है, अगर एक पेज ऑफ इन्फॉर्मेशन absorb करने में मुझे 2 मिनट लगते हैं और किसी को 8 मिनट लगते हैं, तो they have to study 4 times more than me, right? But अगर मैं भी 10 घंटे पढ़ रहा हूँ then it's impossible for them to beat me. The मेहनत matters. I think it's 70% मेहनत, बट इफ़ यू कैन यूज़ दैट इंटेलिजेंस एंड यूज़ दैट इंटेलिजेंस वेल. बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो फिर हार्ड वर्क पे पीछे हो जाते हैं, बट आई थिंक देन दैट कॉम्बिनेशन इज़ देयर. बट इंटेलिजेंस 100% मैटर्स. इफ़ यू आर इंटेलिजेंट देन यू हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ मेकिंग इट, बट हार्ड वर्क कैन बीट दैट इंटेलिजेंस इफ़ यू पुट इन दैट रिक्विजिट अमाउंट ऑफ टाइम. बट अगर कोई इंटेलिजेंट बंदा मेहनत करने पर आ जाएगा देन आई डोंट थिंक देयर इज़ अ वेरी डिफरेंट वेरी ईजी सोल्यूशन टू दैट. बट अगेन मैं खुद को उतना इंटेलिजेंट मानता नहीं हूँ. आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप. मुझे टाइम लगता है चीज़ें पढ़ने में, समझने में. आई थिंक आई एम मोर like wherever I have reached, not successful or whatever, but wherever I have reached, it is mainly because of my hard work, because I do put in the hours that are necessary. अब उसके पीछे थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस का जो रोल होगा वो होगा, बट आई थिंक मेरे तो एटलीस्ट वट एवर जर्नी हैज़ बिन, इट हैज़ बिन इंस्पायर्ड बाय माई हार्ड वर्क ओनली. आपने लाइफ में 2 बार करियर चेंज किया, मैं कहूँगा, मेडिकल से यूपीएससी से एज अ फैकल्टी. उस टाइम पे आपका लाइक व्हाट वाज योर मेंटल कंडीशन एट दैट टाइम? अगेन लाइक आई सेड, मोर लाइक ऑब्वियसली पेरेंट्स का सपोर्ट था तो वो प्रॉब्लम नहीं थी. ज़्यादा बड़ा जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम आई वाज जो यूपीएससी मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था. दैट इज़ द ओनली टाइम इन माई लाइफ व्हेन आई हैव नॉट क्लियर्ड अ कंपेरेटिव एग्जाम. मतलब मेरे टाइम पे नीट नहीं था, इट वाज AIPMT. तो मैंने AIPMT क्लियर किया, एम्स क्लियर किया, जिपमर क्लियर किया, मणिपाल क्लियर किया, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का पेपर क्लियर किया. यूपीएससी भी सेकंड टाइम में क्लियर किया. फर्स्ट टाइम में यूपीएससी का प्रीलिम्स भी क्लियर किया, बट वो मीन्स मैंने नहीं किया क्लियर. एंड सम पर्सनल थिंग्स वर ऑल्सो हैपनिंग एट दैट टाइम, which I mean I have talked about before, but probably too much to talk about now.
तो आई डिड फेस अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ चैलेंजेस देन, बट आई डिड गो टू थेरेपी एंड आई एम वेरी ओपन अबाउट इट. मेरा एक चैनल भी है मेंटल हेल्थ एंड यूपीएससी, एंड आई एम वेरी ओपन टू एडमिटिंग दैट आई डिड गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, डिड नॉट टेक मेडिकेशन, बट हाँ आई डिड टॉक टू समवन. और आई थिंक उससे बहुत हेल्प होती है. आई थिंक हम कतराते हैं इस चीज़ से. मेरे को हो रही थी डिप्रेशन, मुझे हो रही थी एंग्जाइटी, बिकॉज मैं करियर स्विच करके अपना फर्स्ट अटैम्प्ट फेल कर चुका हूँ. नाउ आई डोंट नो वेयर टू गो. मेरे सारे फ्रेंड्स को पीजी मिल गई थी, ऑलमोस्ट सारे फ्रेंड्स को फर्स्ट अटैम्प्ट में पीजी मिल गई थी, एंड दे स्टार्ट अर्निंग, वो जॉब्स कर रहे हैं. तो आप वो देखना भी नहीं चाहते कि अरे यार ये तो सॉर्ट ऑफ सक्सेसफुल हो गए या उनकी लाइफ सॉर्ट ऑफ सेट हो गई. यू डोंट वांट टू सी दैट. तो वहाँ पर आई वेंट टू अ थेरेपिस्ट एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई वेंट टू दैट साइकोलॉजिस्ट. उन्होंने जो मेरे से बातें करी, आई थिंक शी हैज़ अ वेरी ह्यूज रोल टू प्ले इन माई सक्सेस, एंड ऑल्सो थैंकफुल अगेन टू माई पेरेंट्स फॉर लेटिंग मी गो एंड नॉट क्रिएटिंग अ टैबू अराउंड इट कि यार ठीक है चलते हैं. आपका पहला ऑप्शन था आईएफएस, राइट? राइट. क्या यूपीएससी को छोड़ने का ये रीज़न था कि आपको आईएफएस मिला, आईआरएस मिला? एक्चुअली रीज़न टीचिंग ही है, क्योंकि आई एम स्टिल 27, 32 तक मैं अटैम्प्ट दे सकता हूँ, एंड आई हैव 4 अटैम्प्ट्स लेफ्ट, सो आई कैन गिव 4 मोर अटैम्प्ट्स ऑल्सो. तो अगर आईएफएस को ही परस्यू करना है तो मैं 4 अटैम्प्ट और दे देता हूँ. तब अगर आईएफएस नहीं मिलता, इवन देन आफ्टर गिविंग दोज 4 अटैम्प्ट्स आई विल नॉट लूज आईआरएस. दैट इज़ द गवर्नमेंट्स पॉलिसी. मैं जितने भी अटैम्प्ट देता हूँ, मेरी सीनियरिटी जाएगी, मेरी सर्विस कभी नहीं जाएगी. तो आई कैन कीप गिविंग दोज 4 अटैम्प्ट्स. उसमें ना हो तो अलग बात है. अगर आईएफएस मिल जाता तो आप रुकते? शायद हाँ, मे बी. बट जब मेरे पास ये डिलेमा आया ऑफ आईआरएस एंड टीचिंग, तो आई डेफिनेटली थॉट कि एक बार टीचिंग ट्राई करते हैं. और अब मुझे नहीं लगता कि मैं जाना चाहता हूँ दोबारा वहाँ. अब टीचिंग इज़ समथिंग दैट आई एम रियली एंजॉयिंग. चल रही है? मज़ा आ रहा है. मतलब खुद पढ़ने को मिलता है बहुत ज़्यादा. आई थिंक दैट इज़ फन. सो आई पिक अप अ सब्जेक्ट एंड आई रीड द, मतलब मैं जैसे अगर कोई बुक सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं भी इकॉनमी पढ़ाता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं इकॉनमी की बुक सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं सबसे मोटी बुक ढूंढूंगा कि मुझे और मोटी बुक मिल जाए और ज़्यादा डिटेल्ड मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है. बिकॉज मुझे मज़ा आता है. इट्स अबाउट द वर्ल्ड इन फ्रंट ऑफ यू, राइट. मतलब जैसे आज दिल्ली में बारिश है और रोड्स आर क्लॉग्ड, तो अर्बन फ्लडिंग के इम्प्लीकेशंस और गवर्नमेंट की पॉलिसी टू स्टॉप दैट मुझे दोनों पता है. तो वो नहीं हो रहा है ग्राउंड पे, वो अलग बात है, बट एटलीस्ट आई नो अबाउट इट. तो मुझे तो मज़ा आ रहा है. पढ़ने में मज़ा आता है तो पढ़ाने में और भी मज़ा आता है. इंडियन मेडिकल सर्विस की डिमांड कर रहे हैं हमारे डॉक्टर्स. उस पर्टिकुलर ओपिनियन का आपको क्या लगता है? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? So it's not a bad idea to have doctors administering doctors. बट देखो जो डिमांड है, डिमांड इज़ कमिंग फ्रॉम व्हाट, कि डॉक्टर्स अगर एडमिनिस्टर करेंगे तो डॉक्टर्स की कंडीशन बेटर होगी. आई थिंक दिस इज़ द मेन रीज़न. तो मेडिकल कॉलेजेस में तो डॉक्टर ही हैं फैकल्टी. क्या वहाँ पर इज़ एवरीथिंग गुड? इट्स नॉट, राइट. एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्स अ सेट ऑफ स्पेशल स्किल्स. डॉक्टर्स कैन अक्वायर दो स्पेशल स्किल्स, बट ये ज़रूरी नहीं है कि एक स्पेशलिस्ट ऑल्सो शुड ओनली गवर्न अ स्पेशलिस्ट फील्ड. जो IAS ऑफिसर्स हैं, दे आर वेरी वेल ट्रेन टू हैंडल दिस. एंड जहाँ पर आपकी हायरार्की में, इफ यू आर अ स्टूडेंट, आपके ऊपर द एडमिनिस्ट्रेशन दैट अफेक्ट्स यू इज डॉक्टर्स ओनली. इवन द डॉक्टर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विसेज गेट प्रमोटेड टू गो टू पोजिशंस इन DGHS एक्सेट्रा. ये लोग जो हैं, ये तो डॉक्टर्स ही हैं. द प्रॉब्लम हियर इज़ नॉट ऑफ देयर स्किल्स, राइट. ऐसा नहीं है कि उन्हें मेडिसिन के बारे में पता नहीं है. IMS से क्या होगा? डॉक्टर्स एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में आ जाएंगे. तो जो अभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में है, मोस्ट ऑफ देम आर डॉक्टर्स ओनली. बस वो नाम नहीं है मेडिकल सर्विस वाला. तो आई डोंट थिंक जो डिमांड का रीज़न है वो ठीक है या नहीं. इफ़ यू एक्सप्लोर इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि एक स्पेशलिस्ट को ये काम करना चाहिए, दैट इज़ अ लार्जर डिबेट. अभी जो हमारा सिस्टम है वो जनरलिस्ट बेस्ड है. एंड आई थिंक जो प्रॉब्लम्स भी हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न. देयर कैन बी मेनी अदर इशूज़, बट ये रीज़न मेरे हिसाब से तो नहीं है. बट आपको क्या लगता है कि सरकार को इस वक्त क्या करना चाहिए कि ये जो वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स है, जो कि बढ़ता ही जा रहा है, रिसेंटली आपने कोलकाता वाला केस भी देखा, ये बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ रहा है और लोगों को लगता है, लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं और उनको लगता है कि अच्छा ऐसा भी पॉसिबल है, तो कल अगले दिन 2 ऐसी चीज़ और हो जाती है. तो इस पर सरकार को क्या स्टेप लेने चाहिए? देखो एक्चुअली मैंने खुद भी देखा है ये, लाइक मैमसी में मेरे सामने भी हुए हैं ये इंसिडेंट्स. तो आई थिंक एक तो थोड़ा अनबर्डनिंग रिक्वायर्ड है. आई थिंक ज़्यादा बर्डन है इन अ मेडिकल कॉलेज ऑफ पेशेंट्स, एंड वो एक बहुत ही हाई स्ट्रेस, हाई एंग्जाइटी सिचुएशन होती है. समबडी माइट लूज अ रिलेटिव. तो आई थिंक इसमें सबसे पहले तो अवेयरनेस का रोल है. आई थिंक ये बात मोस्ट इंडियंस को नहीं पता, मोस्ट पीपल को नहीं पता, रादर इंडियंस को ब्लेम नहीं करना चाहिए. मोस्ट पीपल को ये बात नहीं पता कि इवन इफ आई ट्रीट एट द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, किसी को हार्ट अटैक है, मैं बाय द बुक सब कुछ कर दूँ, तो भी 2% चांस है कि वो उनकी डेथ हो जाए. अब मान लीजिए आपके पास अनफॉर्चुनेटली यू हैव अ डिजीज़ एंड यू आर द वन हु इज़ फेसिंग दिस प्रॉब्लम कि आपकी डिजीज़ है, आपको मुझे ट्रीट करना है, मैं सब कुछ बाय द बुक करूँ तो भी 2% रिस्क है. ये 2% रिस्क किसका है? ये 2% रिस्क आपका है, डॉक्टर का नहीं है. डॉक्टर ने सब ठीक किया है, डॉक्टर ने आपको बीमारी थोड़ी कराई है, बीमारी आपकी.
आप हॉस्पिटल आए, बाय चॉइस आए, कोई आपको घर नहीं आ गया आपके हॉस्पिटल लाने के लिए, डॉक्टर ने बाय द बुक ट्रीट किया, फिर भी चांस है 2% कि आप मर जाओ एंड यू डोंट सर्वाइव। ये 2% रिस्क आपको ही उठाना है, ये डॉक्टर की गलती नहीं है। आई थिंक व्हेन दिस मैसेज गोज, जब ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, अब माई डैड इज़ अ कार्डियोलॉजिस्ट सो आई कैन स्पीक टू दिस, हार्ट अटैक आया, यू कैन डू अ परक्यूटेनियस ट्रांसकॉर्नरी एंजियोग्राफी, यू कैन यूज ऑल्टीप्लेस ऑल्सो, यू कैन डू नथिंग ऑल्सो। ऑल्टीप्लेस यूज़ करोगे तो 70% चांस ऑफ सर्वाइवल है, पीटीसीए करोगे तो 95% चांस ऑफ सर्वाइवल है। जो 30% ऑल्टीप्लेस में रह गया और 5% पीटीसीए में रह गया, वो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है एज अ डॉक्टर। मैं तो बाय द बुक कर रहा हूँ, मैं नेग्लिजेंस करूँ देन आई डिजर्व टू बी पनिश्ड, बट मैंने बाय द बुक किया और उसमें भी डेथ हो गई, तो वो दैट इज़ द पेशेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली, क्योंकि बीमारी आपकी थी ना, डॉक्टर ने आपको बीमारी नहीं कराई है। बट यहीं पे मैं कहूँगा ना, प्रॉब्लम क्या है कि सब करने के बाद भी जब पेशेंट के रिश्तेदार आकर डॉक्टर को मारते हैं, राइट, तब सरकार कोई भी बचाव या कोई भी प्रोटेक्शन या कोई भी जस्टिस, तीनों चीज़ें कुछ नहीं करती। तो यहाँ पे डॉक्टर्स एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एक इनपुट ला सकते हैं इफ़ दे आर इनटू आईएमएस? सी अभी भी आई फील जो मेडिकल कॉलेज में ये जो डिसीजंस लेने होते हैं, दे आर वेरी मच इन द हैंड ऑफ द मेडिकल सुपरिटेंडेंट हु इज़ 99.9% ऑफ द टाइम्स अ डॉक्टर, राइट। तो वो काम तो वहाँ से हो सकता है। एक है कि ये सिचुएशन अराइज ही ना हो, प्रिवेंशन है कि इसकी आप अवेयरनेस रेज करो, अनबर्डनिंग करो। सिक्योरिटी मेजर्स जो लेने हैं, सी आई एम नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट हियर, मैं नहीं मानता कि जो हो रहा है वो सब ठीक हो रहा है, बट जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैमसी में देर आर बाउंसर्स देयर, अ लॉट ऑफ टाइम्स देर हैव बिन, एंड जब उन्हें दिखता है, एक्चुअली इट्स मोर अबाउट इंश्योरिंग कि अगर ये कोई इंसिडेंट होगा तो देर विल बी प्रॉपर जस्टिस दैट विल बी डिलीवर्ड। अभी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पास कर लो। आई थिंक इट इज़ अ वेरी एसिनाइन डिमांड, मतलब बहुत ख़राब डिमांड है ये। दी डॉक्टर्स नीड टू रिसर्च अ बिट मोर। पहले तो लॉ एंड ऑर्डर इज़ अ स्टेट इशू, इट्स नॉट अ सेंट्रल इशू, इसे एनफोर्स स्टेट गवर्नमेंट्स ने करना है। 17 स्टेट्स में ऑलरेडी लॉ है, आई थिंक 17 या 10 स्टेट्स में ऑलरेडी लॉ है जिसमें इफ़ यू डू वायलेंस अगेंस्ट अ डॉक्टर यू विल गेट पनिश्ड। तो वो लॉ एनफोर्स नहीं होता। यू नीड टू फोकस ऑन सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट, नॉट सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट। ये दो बहुत अलग चीज़ें हैं। हमारा फोकस हमेशा सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट पे है कि लॉ आ जाए तो मर्डर के अगेंस्ट भी लॉ है, तो क्या मर्डर्स रुक गए? मर्डर्स तब रुकते हैं जब आपको पता हो दैट इफ आई डू दिस आई विल 100% बी पनिश्ड, जस्ट लाइक गल्फ कंट्री, राइट। सो इट्स लाइक यू आर नहीं, वहाँ पर भी सिवियरिटी है कि सिवियरिटी बहुत ज़्यादा है, सर्टेनिटी नहीं है कि मैंने करा, इफ़ आई डू वायलेंस अगेंस्ट अ डॉक्टर आई विल बी पनिश्ड, मेरे को पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, ये इंश्योर करना है। तो पहले तो आप डिमांड उसके हिसाब से टेलर करो। लॉ माइट हेल्प, माइट नॉट। अभी आई थिंक 2 days बैक आई रेड दैट दी ऑनरेबल सम मेंबर फ्रॉम द गवर्नमेंट हैज सेड कि नहीं होगा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पास, एंड दैट्स ओके। बट जो लॉ ऑलरेडी है आप उसको एनफोर्स करा लो, राइट। यू टॉक अबाउट परमानेंट डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस पर्सनल इन हॉस्पिटल्स, राइट, मेकिंग इंस्टीट्यूशनल FIRs कंपल्सरी, कन्विक्शन रेट बढ़ाना, राइट। लॉ से नई चीज़ नहीं होती, लॉ ऑलरेडी है। ऑलरेडी मैं आपको मान लीजिए आई डू ग्रीवियस हर्ट, यस आई अंडरस्टैंड, है ना, आप ऑलरेडी देयर इज अ लॉ, वो एनफोर्स कराना बहुत ज़रूरी है। डिमांड नीड्स टू बी टेलर्ड अराउंड दैट, नॉट अराउंड अ न्यू लॉ। बट वो एक बार हो जाता है, आई थिंक थोड़ी रिसर्च एंड वही जो मैं आपको कह रहा था, क्यूरियोसिटी अबाउट लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डॉक्टर्स, जो आई थिंक थोड़ा सा लैकिंग है अभी। तो जो मेरा आपसे पहला सवाल था आईएमएस के बारे में, तो जिस तरह आपने आज हमारी आंखें खोली हैं कि कैसे वो ना वर्ड्स चेंज है, सिवियरिटी एंड अनसर्टिनिटी, तो शायद एक नॉर्मल डॉक्टर इतनी डिटेल में इस पूरे जो वर्ड प्ले है उसको नहीं समझ पाएगा। तो क्या आईएमएस को लाकर और वो सही डॉक्टर्स को गाइड करे कि जो तुम्हारी डिमांड्स है शुड एक्चुअली बी अलाइंड विद व्हाट गवर्नमेंट इज थिंकिंग एंड गवर्नमेंट कैन एक्चुअली इम्प्लीमेंट, तो क्या ये आईएमएस के आने से, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव देखा है, काफ़ी करीब से देखा है, तो आईएमएस के आने से क्या डॉक्टर्स को सही दिशा दिख सकती है कि उनको कैसे डिमांड रखनी चाहिए? जो IMS के लोग होंगे दे विल बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, उनका काम लोगों को गाइड करना थोड़ी होगा। आई थिंक बेटर वुड बी कि जो हमारी एसोसिएशंस हैं, RDAs हैं, दे नीड टू बी मेड मोर अवेयर। वहाँ पर जिन लोगों को आप इलेक्ट करो, आप उन्हें इलेक्ट करो जिन्हें इस बारे में पता है, उनका काम है जूनियर डॉक्टर्स को गाइड करना। जो भी IMS होगा दे विल बी इन अ गवर्नमेंट पोजिशन, देयर ऑलवेज देयर फर्स्ट जॉब विल बी टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट्स इंटरेस्ट, नॉट द प्रोटेस्टर्स इंटरेस्ट, इवन इफ दे आर अ डॉक्टर। जब डॉक्टर्स के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट होती है और सामने भी डॉक्टर बैठा होता है या सामने डॉक्टर नहीं बैठा होता, आई डोंट थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। यू नीड टू हैव मोर अवेयरनेस अबाउट व्हाट इज़ नीडेड। उसके लिए लीगल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस चाहिए, और वो हमारे सीनियर्स कर सकते हैं।
RDAs में जो हैं या फोर्डा जैसी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं, दे नीड टू बी बेटर. एंड उसके लिए आई थिंक जनरल अवेयरनेस अबाउट हाउ द लॉ इन द कंट्री वर्क्स, दैट इज रिक्वायर्ड. I think we need youth leaders like you. शिवेन, I आपने जो think- बातें बताई है वही मुझे लगता है कि इतनी बढ़िया बातें हैं कि कैसे अपनी आवाज़ को सही तरीके से उठाना भी कितना ज़रूरी है. राइट. आई थिंक आई एम नॉट पोजिशन टू बी अ यूथ लीडर. आई एम वेरी वेरी हैप्पी एज अ टीचर. बट अगर कोई इस बारे में जानना चाहता है, आई एम वेरी हैप्पी टू सप्लाई दी इन्फॉर्मेशन. जो इन्फॉर्मेशन देने का काम है वो मैं करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ. डॉक्टर शिवेन, आपकी लाइफ का बिगेस्ट रिग्रेट क्या रहा आज तक? I don't think there is one yet. Hopefully there won't be any. और मैं But भगवान से ये कृपा करूंगा कभी आए भी ना. right. I mean obviously there are small things जो थोड़ी बहुत होती जाती हैं कि यार ये मैं कर लेता better, थोड़ा और पढ़ लेता, थोड़ा और But I think all in all I'm very happy with the life I've had. I'm very happy with the parents I've had. I think just one thing that I would like to say is that my Nana ji passed away last year when I was giving my actually in 2022 when I was giving my attempt. तो प्रीलिम्स से पहले आई वॉज अनेबल टू मीट हिम बिकॉज एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम वॉज वेरी क्लोज. तो मैं गया नहीं कि ठीक हो जाएंगे तब एग्ज़ाम के बाद चला जाऊँगा. बट देन ही पास्ड अवे. तो आई थिंक वो एक थोड़ी चीज़ें मुझे हमेशा कनेक्टी है दैट आई विश हैड गॉन. इतना कोई मुश्किल नहीं था 2 घंटे निकालना. आई थिंक आई वॉज अ बिट व्हाट डू आई से, आई वॉज अ बिट लैक्स विद दैट कि ठीक है चले जाऊँगा. आई थिंक आई शुड बीन मोर प्रोएक्टिव. बट अदर देन दैट ऐसे आई एम प्रीटी हैप्पी विद द लाइफ आई हैव हैड सो फार. आपने इतने मतलब करियर चेंजेस करे, क्या आपकी पर्सनल लाइफ कभी इफेक्ट हुई इससे? हर बार इफेक्ट हुई है. बार इफेक्ट हुई है. मतलब आई थिंक दिस हैज़ बिन द रीज़न फॉर अ लॉट ऑफ ब्रेकअप्स. अ लॉट नहीं है वैसे. अ लॉट मीन्स आउट ऑफ द proportion ऑफ द ब्रेकअप्स दैट आई हैव, majority have been because of this reason that I have been over focused on my career. But ठीक है, I think I want a partner who will understand this, and my work does come first. I mean, I joke about this. I am married to my work, and the second person who comes is always going to be secondary, at least till the time when I'm settled. अभी तो मैं settled नहीं हूँ. 20 years down the line, where do you see yourself? Hopefully with a healthy family, and hopefully retired. And retired in the sense where I don't have to work for money anymore. I would still like to work, but I don't have to have that thing where कि काम पे जाना ही है. Favorite travel destination? So far Japan. Japan? Yeah. I've heard it's beautiful. Yeah, people are very polite though. मतलब इतने polite लोग मिले नहीं कभी. You have been to there? You have been there? Yeah, I've been there. Cherry blossom season में? नहीं, not in the cherry blossom season. Just for 4 days in Tokyo, but not in the season. मेरे पेरेंट्स के साथ गया था. If you could dine with any influential figure, which one would be? कौन होगा? Maybe Rafael Nadal. Tennis fan हो sir? Yeah. अरे sir, 100%. Roger Federer for life. What is the most loved thing you could experience about Labasana? The people. I think I met the best people there. Friendships that will last a lifetime. Ragging होती है वहाँ पे? नहीं, सब बैचमेट्स हैं, सीनियर्स होते ही नहीं. Ragging Seniors कौन- नहीं होते वहाँ पे? नहीं, सब बैचमेट्स होते हैं. अच्छा, that's only one batch is. Only one batch is there at one time. हाँ, और कितने टाइम का होता है? 6 महीने, right? 3 months in Labasana, then you go to your respective academies. IAS वाले वहीं रह जाते हैं. Okay. IPS वाले हैदराबाद, IRS वाले नागपुर. They go to your academy. If you could switch careers for a day, क्या choose करोगे अब? आपको तो switch करना नहीं चाहिए. I think ज़्यादा switch हो जाएंगे. But I'd probably like to work in law for some time. आपको तो भैया कि दुग्गल साहब आज lawyer है. If you could travel back in time, which era would you choose? Oh, definitely 1947. I would like to see the constitution being made. Okay. Yeah, 100%. And that Nehru जी का speech? May not that वो तो देखिए उसकी videos हैं. I would like to see what was happening at that time that made them made such a beautiful document. मुझे वो देखना है. अरे कितनी debates चली होंगी. Right. And the level of dedication to those debates, the patience required कि debate करते जो अपने point के लिए. मतलब यहाँ आप setting देखो. मतलब I think it is इसे appreciate नहीं किया जाता इतना. जितनी भी British colonies हैं, British colonized us, वो एक अलग topic है. But जितनी भी British colonies हैं, India is the most democratic, the most successful, the fastest rising economy. And if given a choice कि मुझे इन सारे देशों में से British colonies में कहीं एक जगह पैदा होना है, I think everybody in those British colonies will say I want to get born in India. तो एक diverse country में 1947 में democracy establish करना जो आज तक चल रही है, I think it's huge. और मुझे वो witness करने का मौका मिले तो उससे बड़े. Especially जब तुम बिल्कुल एक cash poor country हो. Right. And इतने सारे लोग हैं. अभी partition हुआ है. Like so much that is happening, and you still go on and establish democracy. I think it's the phenomenal job. And आपके सारे enemies पूरा time attack करने की wait कर रहे हो. Correct.
100%. What is the definition of love for you? Companionship. I think support. I support her and she supports me. Do you believe in love at first sight? No, absolutely not. What's Love your- is not about looks, it's about personality. What's your opinion about today's, आज की इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन? What's your opinion about that? I can't answer that. No, legally, I'm not allowed to answer that. So, okay, I chose the trick question for the last. But thank you so much, Dr. Shavin. It was a beautiful interview. Right. It was a beautiful podcast, and I think हम सबने आज बहुत कुछ सीखा है. And I'm sure, guys, that आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे आया. बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी कि कैसे रिस्क लेकर आदमी अपनी उस जगह पहुंच सकता है जहां उसको ज़िंदगी में मज़ा आता है. और अगर ज़िंदगी में मज़ा आ रहा है तो बाकी सारी चीज़ें, आई मीन, यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स. तो अगर आप भी आज कंफ्यूज हो कि लाइफ में क्या करना है, तो वही चीज़ चूज़ करना जिसमें आपको दिल से रोज़ काम पे जाकर मज़ा आ रहा है, खुशी मिल रही है. और अगर आपने अभी तक चैनल लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ करिए, ताकि मैं ऐसे ही बेहतरीन लोग, द न्यू एज इंडिया एंटरप्रेन्योर्स, द विजनरीज, द रिस्क टेकर्स, जिन्होंने सब छोड़ा, पैसा सब कुछ छोड़ा और अपना खुशी चूज़ करी, तो अपने आप ही सक्सेस मिलता है. ऐसे सक्सेसफुल लोगों को मैं ऐसे पॉडकास्ट में लाता रहूँगा. सो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए. और अगर आप किसको चाहते हैं कि कौन आए हमारे पॉडकास्ट में एज अ नेक्स्ट गेस्ट, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा. मैं ज़रूर कोशिश करूँगा. आई विल कीप ब्रिंगिंग इन न्यू गेस्ट. बाकी चैनल में वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर द लव. हमने रिसेंटली 10,000 सब्सक्राइबर पार करे हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू.